भारतीय कंपनी एल&टी की तरफ से आई इस खबर को सुनकर आपको गर्व महसूस होने वाला है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर दोस्तों, भारत की एल&टी कंपनी जो कि इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन की मेजर कंपनी मानी जाती है, इस कंपनी ने एक बहुत बड़े स्टीम जनरेटर को मैन्युफैक्चर किया है। इस स्टीम जनरेटर का यूज मैन्युअल न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के रूप में किया जाएगा। इस स्टीम जनरेटर की टोटल कैपेसिटी 700 मेगावाट होने वाली है और इसको न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में यूज किया जाएगा। यह कॉन्ट्रैक्ट न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL की तरफ से दिया गया है। यह कुल मिलाकर एल&टी कंपनी का चौथा स्टीम जनरेटर है न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। इसमें खास बात यह है कि इसको इंडियन रूप में भारत में ही बनाकर तैयार किया गया है, जो कि एक PHWR यानी कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। समय से पहले एल&टी द्वारा इसको बनाए जाने से आगे और भी ऐसे स्टीम जनरेटर के ऑर्डर एल&टी को मिलने वाला है। बात करें इसके इंस्टॉलेशन की, तो गोरख हरियाणा विद्युत परियोजना में यूज किया जाएगा। एल&टी ने इसको बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है। इसको बनाने में मात्र 5 महीने का समय लगा है। और इसका उपयोग कैसे किया जाएगा और कहां पर किया जाएगा, तो हम आपको बता दें कि इसका यूज हीट एक्सचेंजर्स में किया जाएगा, जो कि परमाणु कोर में हीट को प्रोड्यूस करने का काम करेगा और इसी हीट से वाटर को बॉयल करके इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया जाएगा। लेकिन अमेरिका को इस बात से काफी परेशानी हो रही है कि भारत ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत स्टीम जनरेटर का निर्माण इतना जल्दी और कम कीमत पर कैसे कर लिया। पूरी डेवलपमेंट क्या है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की इस बड़ी कामयाबी के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, जिसे सुनकर अमेरिका को काफी जलन हो रही है। ऐसा इसलिए कि अभी तक के अंदर जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेट किए जा रहे हैं, इसमें हम न्यूक्लियर फ्यूल को इंपोर्ट करके इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाने के लिए जितने भी रिएक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, इन्हें भी हमने अमेरिका, रूस जैसे देशों से इंपोर्ट करके ही तैयार किया है। लेकिन अब हमने इस रिएक्टर टेक्नोलॉजी भारत में ही डेवलप कर लिया है। हमें और किसी देश से इस तरह के रिएक्टर टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। एल&टी ने एक और कदम आगे बढ़ते हुए स्टीम जनरेटर को भी स्वदेशी रूप से तैयार कर लिया है। इसको 700 मेगावाट के रिएक्टर के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। स्टीम जनरेटर की एक कंपोनेंट है किसी भी वाटर प्लांट को, जो कि हीट से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है और उस स्टीम को टरबाइन के ऊपर फ्लो किया जाता है, जिससे टरबाइन घूमते ही अल्टरनेटर घूमता है, जिसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पूरी दुनिया तकनीकी एक्सपर्ट्स की माने तो इसे भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित स्टीम जनरेटर बताया गया है, जिससे भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में एक बड़ी जीत बताई जा रही है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हम जिस फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं उसे यूरेनियम के नाम से जानते हैं और अभी भी भारत अपनी टोटल यूरेनियम की ज़रूरतों का करीब 79% हिस्सा इंपोर्ट करके पूरा करता है, जो कजाकिस्तान, कनाडा, रसिया जैसे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन एक और ऐसा ही एलिमेंट है जो भारत के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसका नाम है थोरियम। भारत ने उस रिएक्टर को बनाने का काम लगभग पूरा कर लिया है, जिससे हम थोरियम का इस्तेमाल करते हुए पावर जनरेट कर सकते हैं। वैसे तो हमें यूरेनियम इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन भारत थोरियम के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व कंट्री माना जाता है। लेकिन अभी भी उस टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से डेवलप होने में समय लग सकता है। तब तक हम पॉल्यूशन काम करते हुए न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल से पावर जनरेट करते रहेंगे। इसको लेकर कंपनी की तरफ से कहा गया है कि NPCIL की स्थापना के बाद भारत के परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा बनने के अवसर देने के लिए आभार व्यक्त की। वहीं अनेक कठिनाइयों के बावजूद हमने इस माइलस्टोन को समय से पहले पूरा किया है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इस तरह के रिएक्टर भारतीय कंपनी द्वारा बनाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमें इन कामों के लिए पहले विदेशी कंपनियों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन आप हालत बदल चुके हैं। विदेशी कंपनियों की जगह धीरे धीरे हर क्षेत्र में भारतीय कंपनी ले रही है, जिससे भारत की डेवलपमेंट हो रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक समय ऐसा आएगा कि भारत को पूरी तरीके से डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी, चाहे यूरेनियम हो या फिर विदेशी रिएक्टर्स। और यह समय आज हो या फिर आज से लगभग 21 साल बाद भारत के अंदर एल&टी जैसे बड़े कंपनी इसी तरीके के प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते रहेंगे और भारत को नई नई टेक्नोलॉजी देते रहेंगे, जो कि इन कंपनियों के अंदर भारतीय कम कर रहे हैं, जो दिन रात अपनी मेहनत के चलते भारत को नए ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं।
दोस्तों यह बात है साल 1950 की, जब होमी भाभा को एल&टी कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया तो न्यूक्लियर रिएक्टर के क्रिटिक्स कंपोनेंट्स बनाने के लिए एल&टी से अप्रोच किया। भाभा 1950 से 1966 तक परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे, तब वह भारत सरकार के सचिव भी हुआ करते थे। कहते हैं कि सादगी पसंद भाभा कभी भी अपने चपरासी को अपना ब्रीफकेस उठाने नहीं देते थे। साल 1965 में एल&टी ने भाभा न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किया और फिर साल 1970 में इसरो के अध्यक्ष विक्रम साराभाई ने एल&टी को देश के स्पेस मिशन में और साल 1985 में डीआरडीओ ने एल&टी को डिफेंस सेक्टर में काम करने के लिए अपना पार्टनर बना लिया। दोस्तों यह एक कंपनी मुंबई आरटीओ में रजिस्टर होती है और मुंबई में ही एक छोटे ऑफिस से काम शुरुआत करती है। सभी सरकारी नियमों का पालन करते हुए यहाँ के लोगों को रोजगार देती है और समय से सभी टैक्स को भी जमा करती है। यह काफ़ी है कि किसी भी इंडियन कंपनी को इंडियन करने के लिए एल&टी इंडिया के पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के अलावा दुनिया के हर कोने में काम करती है। लेकिन एल&टी आज भी पाकिस्तान में काम नहीं करती। शेयर बाजार में ज़बरदस्त रिटर्न देने वाले शेयरों में से एक लार्सन एंड टूब्रो यानी एल&टी भी है। पिछले 25 साल में इस कंपनी के शेयर ने करीब 18,000% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। लार्सन एंड टूब्रो ने यह ग्रोथ अनिल मणिभाई नाइक एएम की अगुवाई में हासिल की। वे पिछले 24 वर्षों से कंपनी के सीईओ, सीएमडी, ग्रुप चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जैसी भूमिकाओं में रहे हैं। 1 अक्टूबर से वे एल&टी के चेयरमैन एमेरिटस के रोल में आ जाएंगे। साथ ही वे एल&टी एम्प्लॉयज ट्रस्ट के चेयरमैन भी होंगे। एल&टी के इतिहास में कई कॉरपोरेट हमले भी हुए हैं। एक टाइम पर अंबानी और बिरला की कंपनी पर नजर थी। एल&टी को टेक ओवर करने की भी कोशिशें हुईं। आइए जानते हैं कि नाइन ने कैसे कंपनी को इन बड़े कॉरपोरेट हमलों से बचाया था। अनिल मणिभाई नाइक ने साल 1965 में एक असिस्टेंट इंजीनियर के रूप एल&टी को ज्वाइन किया था। इसके बाद साल 1999 में वे कंपनी के सीईओ और एमडी बन गए। इसके ठीक 2 साल के बाद कंपनी के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई। धीरूभाई अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ओपन मार्केट से एल&टी के शेयर खरीद रही थी। इसके बाद साल 2001 में उसने अचानक अपनी पूरी 10.5% हिस्सेदारी बिरला ग्रुप की ग्रासिम इंडस्ट्रीज को बेच दी। बिरला की सीमेंट बिजनेस में एल&टी से टक्कर थी। ग्रासिम कुछ समय बाद एल&टी में और हिस्सेदारी खरीदती रही। इसके लिए उसने ओपन ऑफर की भी पेशकश की। इस तरह एल&टी को टेक ओवर करने की कोशिशें हुई। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।